नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बिजनेस बढ़ाने को सूरत हीरा व्यापारियों ने निकाला नायाब तरीका, एयरलाइंस कंपनी को दिया ऑफर। अमेरिकन राष्ट्रपति लिंकन के तर्ज पर बनेगा मुलायम सिंह का स्मारक, अखिलेश ने बताई वजह। इन राज्यों में संभल कर, कहीं भीषण ठंड तो यहाँ भारी बारिश की चेतावनी, जाने देश के मौसम का हाल। किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, पीएम मोदी ने G20 वर्चुअल समिट में साफ किया भारत का रुख। कनाडा के लिए ई वीजा सर्विस बहाल, इन देशों पर भी पहले भारत लगा चुका है रोक। अब खबरें विस्तार से। सूरत से मुंबई के बीच दिन में 2 बार फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए डायमंड बुर्स ने एयरलाइंस कंपनियों को ऐसा ऑफर दिया है कि उन्होंने इस पर विचार करने का मन बना लिया है। और क्या है ये पूरी बात, बताते हैं आपको विस्तार से। सूरत डायमंड बुर्स यानी एसडीबी मुंबई और सूरत के बीच से दिन में 2 बार फ्लाइट शुरू करने के लिए एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रही है। एसडीबी ने एयरलाइनों को खाली सीटों के लिए भुगतान करने की पेशकश की है। एसडीबी हीरा व्यापारियों को आकर्षित करने और हीरा हब से फ्लाइट कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा है। हाल ही के वर्षों में सूरत के लिए हवाई यातायात में कमी आई है, लेकिन एसडीबी को उम्मीद है कि अगर दिन में 2 बार फ्लाइट शुरू होती है तो मुंबई से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रस्ताव को मुंबई स्थित भारत डायमंड बुर्स से भी समर्थन मिला है। एसडीबी के इस प्रस्ताव को इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस विचार कर रही है। हालांकि इसको लेकर एयरलाइंस की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। एसडीबी के अनुसार कई एयरलाइन से बातचीत चल रही है और उनके बिना बिके टिकट के बाहर को पूरा करने के लिए भुगतान की पेशकश की गई है। एयरलाइंस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूरत हवाई अड्डा एसडीबी से 10 मिनट की दूरी पर है और बुर्स के पूरी तरह से चालू होने के बाद मुंबई से हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि एसडीबी का औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 दिसंबर को किया जाएगा। हालांकि दशहरे पर 983 व्यापारियों ने बुर्स में कलश पूजा की थी। इसमें 4200 ऑफिस की क्षमता है, वही कारोबार के लिए 135 ऑफिस खुल चुके हैं। एसडीबी का दावा है कि 26 व्यापारी मुंबई से सूरत चले गए हैं और इस संख्या को बढ़ाने के लिए यह हीरा केंद्र अधिक फ्लाइट शुरू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अभी इंडिगो जैसी एयरलाइन सूरत को दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई, गोवा और कोलकाता से जोड़ती है, लेकिन मुंबई से नहीं। स्पाइस जेट एकमात्र एयरलाइन थी जो दोनों शहरों को जोड़ती थी, लेकिन कोविड महामारी के बाद से ये भी सेवा बंद कर दी गई। एसडीबी के अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सूरत के लिए हवाई यातायात में कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 19 में 84,070 घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो अगले वित्तीय वर्ष में घटकर 54,458 हो गई। 2020 और 21 में घटकर 708 और 21 और 22 में 13,684 और 22 और 23 में 20,022 हो गई। वही एसडीबी के प्रस्ताव का मुंबई स्थित भारत डायमंड बुर्स ने समर्थन किया है। बीडीबी का कहना है कि अगर छोटे 100 सीटों वाले विमान को पेश किया जाए तो पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं और हीरा व्यापार के उच्च मूल्य वाले कार्गो के लिए सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, तो मुंबई सूरत उड़ान अच्छी तरह से काम करेगी। ट्रेन की तुलना में फ्लाइट अधिक सुरक्षित है, यहाँ तक कि दिन में 2 फ्लाइट भी अच्छी तरह से काम करेगी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्मारक बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के स्मारक के तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का स्मारक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के स्मारक की तर्ज पर बनाया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बात सैफई के नुमाइश मैदान पर हुए स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम में कही। बता दें कि बुधवार को मुलायम सिंह की जयंती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सबसे पहले अपने सभी समाजवादी
साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। उनको न केवल नेताजी बल्कि धरती पुत्र के नाम से भी याद किया जाता है। सफेद नेताजी का सपना था और उन्होंने सफेद से अपना राजनीतिक सफर तय किया था और जिंदगी भर सफेद के लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी धरती पर चोट खाकर ही धरती पुत्र बने। नेताजी के स्मारक को लेकर तमाम सुझाव मिले, लेकिन मैंने उनसे कहा कि उन्हीं की मिट्टी सफाई में भी स्मारक बनेगा। नेताजी अस्पताल में जिस समय बीमार थे और फिर हम लोग उन्हें यहाँ सफाई ले आए। उन्होंने कहा कि मैंने आर्किटेक्ट से कहा है कि मुझे सफाई में उनका स्मारक बनाना है और इस फैसले का न केवल भारत बल्कि विदेश से भी जानकारी ली गई। मैंने कहा जिस तरह से लिंकन का स्मारक बना है वैसे ही नेताजी का स्मारक बनना चाहिए, क्योंकि नेताजी ने भी लोगों का जीवन बदला है। देश के पर्वतीय राज्यों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार है। कश्मीर में शीतलहर तेज हो सकती है। निचले हिस्सों में भी बरसात का सिलसिला जारी रहने वाला है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम में कोई खास फेरबदल की उम्मीद नहीं है। IMD की ताजा बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर में शीतलहर चलने की शुरुआत हो गई है। देश के ऊपरी हिस्सों में आज बारिश और हल्की बर्फबारी के आसार है, तो निचले हिस्सों में भी बरसात का सिलसिला जारी रहने वाला है। ऐसे में गुरुवार को भीषण ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो सकता है। वहीं अन्य पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। इस तरह कई राज्यों में आज भीषण बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि देश भर के मौसम का हाल कैसा होगा। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शाम 5:30 बजे शहर में सापेक्षिक आर्द्रता 65% दर्ज की गई। मौसम विभाग कार्यालय ने दिन के दौरान प्रमुख रूप से आसमान साफ रहने और धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है। गुरुवार को आज दिल्ली का तापमान अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। नोएडा की बात करें तो यहाँ भी सुबह के वक्त कोहरा रहेगा। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तटीय कोंकण क्षेत्र और गोवा समेत महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में 23 नवंबर से 27 नवंबर तक नमी वाली पछुआ हवाओं के कारण हल्के से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि मुंबई और इसके आसपास के जिले कोंकण प्रशासनिक प्रभाग का हिस्सा है। पुणे में IMD के मौसम पूर्व अनुमान प्रभाग के प्रमुख अनुपम कश्यप ने मंगलवार को कहा, तेज पछुआ हवाओं के चलते कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश होने की संभावना है। 23 से 27 नवंबर तक इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि 24 से 27 नवंबर की अवधि के दौरान पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित पुणे में गरज के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने के बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को इडुक्की और पतनमतिट्टा जिले में दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कन्नौर और कासरगोड को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। IMD के इसी बुलेटिन के मुताबिक तमिलनाडु के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले 5 दिन लगातार केरल में गरज और बिजली कड़कने के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। केरल में 23 से 24 नवंबर के बीच अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश हुई, जिसके कारण सरकार को बुधवार को क्षेत्र के स्कूल में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और निचले इलाकों में पानी भर जाने से यातायात बाधित हुई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुडुचेरी में सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि कराईकल में 9 सेंटीमीटर बारिश हुई। IMD के ऑरेंज अलर्ट के अनुसार 12 सेमी से 20 सेमी तक बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि येलो अलर्ट में 6 से 11 सेमी के बीच बारिश होने का अनुमान होता है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि उसे आतंकवाद किसी भी हाल में सहन नहीं होगा और PM मोदी ने कही है ये बात।
भारत की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल समिट बुधवार को संपन्न हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट का नेतृत्व करते हुए साफगोई के साथ दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने दुनिया के देशों का आह्वान किया वे डेवलपमेंट के मुद्दों पर एकजुट हो जाए और संघर्ष के मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाए। पीएम मोदी ने कहा, विकास एजेंडे के अलावा हमने वैश्विक स्थिति, इसके आर्थिक सामाजिक प्रभावों पर विचारों का आदान प्रदान किया। पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर आपके विचार सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि G20 में कई मुद्दों पर सहमति है। आतंकवाद की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। निर्दोषों की मौत अस्वीकार्य है। G20 सम्मेलन के समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, हम सभी आतंकवाद और हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के स्थायी हल के लिए उसका 2 राष्ट्र समाधान आवश्यक है। इसके लिए दोनों पक्षों को मिलकर पहल करनी होगी, तभी पश्चिम एशिया में शांति बन पाएगी। इसके साथ ही क्षेत्र में मानवीय सहायता तत्काल एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज का वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। सभी 21 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। चर्चाएं सार्थक और बहुत उपयोगी रही। सभी नेताओं ने भारत की G20 की अध्यक्षता के सफल संचालन के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद से भू राजनीतिक विकास हुए है। पश्चिम एशिया में स्थिति नाटकीय रूप से खराब हो गई है, जिसका क्षेत्र और दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस सम्मेलन में पश्चिमी एशिया में हमास इजरायल युद्ध, यूक्रेन संघर्ष और इसके नतीजों पर भी चर्चा की गई। कनाडा के प्रति अब भारत के रुख में नरमी नजर आ रही है। भारत सरकार ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई-वीजा बहाल करने का फैसला किया है। बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर प्रकरण के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तल्खी आ गई थी। करीब 2 महीने बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई-वीजा बहाल कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि कनाडा के लोग भारत आ सकेंगे। इस संबंध में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में अब भारतीय दूतावास और उनमें काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खतरा कम है, लिहाजा इस सेवा को बहाल करने का फैसला किया गया है। ई-वीजा पर भी रोक 2 महीने पहले जो हालात थे उसके मद्देनजर लिया गया था। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो स्पष्ट करना चाहेंगे कि इसका G20 बैठक से लेना देना नहीं है। कनाडा में जिस तरह के हालात बने थे उस सूरत में भारतीय राजनयिकों को काम करना मुश्किल था, लिहाजा भारत सरकार को कड़े फैसले लेने पड़े। लेकिन अब हालत में सुधार है। उसके बाद कनाडा में हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने कनाडाई लोगों के लिए ई-वीजा सर्विस शुरू कर दी है। 22 नवंबर से यह सुविधा सभी कनाडाई नागरिकों के लिए बहाल की गई है। यह उनके लिए जो नियमित या सामान्य पासपोर्ट धारक है। दूसरी श्रेणी के लोगों के लिए फिजिकल यानी कागजी वीजा के लिए आवेदन करना होगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। यह रिश्ता और खराब तब हुआ जब एक भारतीय नागरिक को कनाडा से जाने का फरमान सुनाया। ट्रूडो सरकार के इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई की और कनाडाई नागरिकों को भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया। ई-वीजा पर रोक भी उन कदमों में से एक था। बता दें कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में सरे में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।